again दोस्तों, welcome to the channel Inspiring Minds and today we will be discussing about the 70 PPSC question paper. ठीक है, and this will be like very useful for the 71st PT जो कि 13 सितंबर को शेड्यूल है, 13 सितंबर को होगा। तो उसके लिए ये जो एनालिसिस है, ठीक है, आपको मैं दिखलाता हूँ। ये देखो, बिल्कुल डिटेल्ड एनालिसिस है, ठीक है, बहुत ही डिटेल्ड एनालिसिस है ये, ठीक है, बहुत डिटेल एनालिसिस है, ठीक है। ये देखो 44 पेजेस है और अभी भी ये ख़त्म नहीं हुआ है, ठीक है। अभी तो बस मैं 30-40 क्वेश्चन ही प्रिपेयर कर पाया हूँ एंड दीज क्वेश्चंस आर वेरी डिटेल्ड। इसके लास्ट में जाकर के मैंने एक्सप्लेनेशन भी दिया है। तो अगर आपने जितना मैं बना पाऊँगा 10 या 15 साल का बनाऊँगा, अगर आपने उन सब को देख लिया सही से और आपने उसके नोट्स बना करके आपने याद कर लिया, तो बिलीव मी, आपको कोई नहीं रोक सकता बीपीएससी का कट ऑफ को पार करने से, ठीक है। दिस इज वेरी मतलब टू द पॉइंट भाई, आप डायरेक्ट हथौड़ा मार रहे हो जो कि प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं। तो यहाँ पे कोई चांस ही नहीं है कि आपको मैं आउट ऑफ ट्रैक कुछ पढ़ाऊंगा या फिर कुछ एक्स्ट्रा पढ़ाऊंगा, ठीक है। जो भी स्टैटिक पोर्शन होगा उसके लिए मैं अलग से वीडियो लेकर के आ जाऊंगा, बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग टू क्वालिफाई एनी एग्जाम इज टू हैव प्रॉपर, हमको प्रॉपर पता होना चाहिए कि भाई क्या डायरेक्शन है, किस डायरेक्शन में मेरे को बढ़ना है कि मेरे को अपना टारगेट मिल जाए, ठीक है। सो उस डायरेक्शन में हम लोग बढ़ पाए, इसीलिए मेरे को लगता है कि PYQ आर द बेस्ट। सो अब मैं वीडियो को थोड़ा ऑफ करता हूँ और मैं अब आपसे यहाँ पे मिलता हूँ, ठीक है। सो लेट अस पुट ऑफ द वीडियो को कि भाई हमें आसानी हो लिखने में, ठीक है। सो okay, the first question is Dalton's atomic theory successfully explained क्या, ठीक है। तो पूछ रहा है कि डाल्टन्स का जो एटॉमिक थ्योरी है उसने कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लेन किया था। तो द फर्स्ट कॉन्सेप्ट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोजिशन एंड लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ रेडियो एक्टिविटी जो है इसको डाल्टन ने नहीं एक्सप्लेन किया था। ऐसे भी समझो, रेडियो एक्टिविटी भाई आप किसको याद करते हो, मैडम क्यूरी, ठीक है। तो उन्होंने पहली बार निकाला था रेडियो एक्टिविटी की भाई रेडियो एक्टिव भी कुछ मेटल होता है, इस तरह का रेडियो एक्टिव भी कोई एलिमेंट होता है। तो 3 को आप जैसे ही एलिमिनेट करोगे आप आंसर पे आ जाओगे ऑप्शन सी, ठीक है। तो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी एक्सप्लेन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, दैट इज एटम्स आर नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। तो ये हमारा क्या हो गया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एटम। उसी तरह से लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन, दैट इज एटम कंबाइन इन फिक्स्ड रेशियोज, ठीक है। तो एक फिक्स्ड रेशियो में ही एटम्स कंबाइन होंगे। उसी तरह से लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, दैट इज एलिमेंट्स कंबाइन इन मल्टीपल होल नंबर रेशियो, ठीक है। तो मल्टीपल प्रोपोर्शंस पे कंबाइन हो गए। तो ये सब सारे जो चीज थे वो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी ने एक्सप्लेन किया था। एंड दैट रेडियो एक्टिविटी थिंग वाज डिस्कवर्ड मच लेटर, ठीक है। So the next question is which of the following is called टेक्नोपोलिस, ठीक है। तो टेक्नोपोलिस किसको कहते हैं भाई, जैसे मेट्रोपोलिस होता है ना, उसी तरह से टेक्नोपोलिस। जैसे मेट्रोपोलिस होता है कि बड़ा बड़ा सिटी है, जैसे दिल्ली एक मेट्रोपॉलिटन सिटी है, मुंबई एक मेट्रोपॉलिटन सिटी है, कलकत्ता। तो उसी तरह टेक्नोपोलिस है, टेक्नोपोलिस मतलब वैसा जगह जहाँ पर टेक्नोलॉजी का बहुत ही ज़्यादा है, एडवांसमेंट वगैरह, ठीक है। तो वहाँ पे आप समझ सकते हो कि लंदन नहीं है, पेरिस नहीं है, मॉस्को नहीं है, तो इट इज सिलिकॉन वैली। तो आंसर इज सिलिकॉन वैली, दैट इज अ टेक्नोपोलिस इज अ सेंटर ऑफ हाई टेक इनोवेशन, ठीक है। हाई टेक इनोवेशन है, हाई टेक इनोवेशन एंड डेवलपमेंट, ठीक है। दैट इज सिलिकॉन वैली इज अ ग्लोबल हब फॉर टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। तो भाई लोग, आप लोग देख रहे हो ना, ऐसा तो नहीं हो कि भाई आप लोग चले गए हो, भाई जाना नहीं है, ठीक है, जाना नहीं है, आप लोग को जाना नहीं है। मैं इसलिए वीडियो ऑफ किया हूँ ताकि मैं आप लोग को सही से लिख के समझा सकी। अगर आप चाहो तो मैं वीडियो ऑन करके भी बता सकता हूँ, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। बट थिंग इज दैट कि आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है, आपको क्लियर होना चाहिए। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज सिक्रेटेड इन द स्टोमक। तो कौन सा एसिड है जो हमारे पेट से निकलता है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज सेक्रेटेड इन द स्टोमक। तो हमारा जो ऑप्शन डी है, दैट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज सेपरेटेड फ्रॉम द स्टोमक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स रूल्ड आसाम इन द टाइम ऑफ। आसाम को रूल कर रहा है किसके टाइम पे, एट द टाइम ऑफ हर्षा।
तो भैया आपको अगर पता है या नहीं पता है, पर आपको थोड़ा सा जो फेमस रूलर्स है जैसे गुप्ता हो गया, अशोका हो गया, हर्षा हो गया, अकबर हो गया, ठीक है, तो इस तरह के जो रूलर है उसके थोड़ा थोड़ा इर्द गिर्द आपको पता होना चाहिए कि उसके आसपास कौन रूल कर रहा था। तो मेरे को ये पता है क्योंकि मैंने जेपीएससी भी दिया है कई बार। तो जेपीएससी के एग्जाम में ये एक बार क्वेश्चन आया था, शायद इसके पहले वाले में 11th, हाँ 11th जेपीएससी में। तो उसमें ये इसका आंसर होगा बी, दैट इज भास्कर वर्मन। तो भास्कर वर्मन वॉज द कंटेम्पररी रूलर ऑफ असम ड्यूरिंग हर्षा रेजन एंड ही वॉज द किंग ऑफ कामरूपा। तो आसाम को पहले क्या बोलते थे, कामरूप, ठीक है। अब देखो भाई यूपीएससी में कभी पूछ लेगा कि कामरूप किसको बोलते हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि कामरूप इज सेम एज असम एंड ही वाज एन अलाई ऑफ हर्षा, ठीक है। अब हर्षा का अलाई था मतलब हर्षा का दोस्त था, क्यों, तो आपको एक गौड़ डायनेस्टी था। गौड़ डायनेस्टी कहाँ था बाबू, गौड़ डायनेस्टी वेस्ट बंगाल में था एंड इट वाज फाउंडेड बाय किंग शशांक। शशांक ने ही हर्षा की बहन का किडनैप कर लिया था शायद। तो जब हर्षा के बड़े भाई गए थे उसको बचाने के लिए, तो शशांक ने उस हर्षा के बड़े भाई को मार दिया था। और इसी के बाद फिर जो हर्षा रेन और गौड़ डायनेस्टी का जो है कॉन्फ्लिक्ट हमेशा के लिए रहा, ठीक है। सो ऐसे भी वर्मन डायनेस्टी के से भी और हर्षवर्धन से भी, दोनों वर्धन डायनेस्टी से एंड ये हमारा जो भास्कर वर्मन है, इन दोनों से ही गौड़ डायनेस्टी का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था। अच्छा, ये जो गौड़ डायनेस्टी है इट इज ऑल्सो नोन एज गौड़ और लखनौती और जनताबाद, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है कि लखनौती पूछ ले कि लखनौती डायनेस्टी कौन है भैया, हाँ, तो लखनौती डायनेस्टी इज गौड़ डायनेस्टी जो कि कहाँ पे है, वेस्ट बंगाल में है। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यहाँ पे हिंदी में भी लिखा हुआ है, मैंने कोशिश किया तो था हिंदी में भी लिखने का पर फिर वो नहीं कर पाया हूँ। तो अगर आपको लगता है कि हिंदी में भी कंटेंट चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हो। अगर 5-10 कमेंट आएगा तो हिंदी में भी अपन पीडीएफ को अवेलेबल करवा देंगे, ठीक है। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन वाज द अंडर सी केबल बेस्ड चेन्नई अंडमान निकोबार प्रोजेक्ट इनॉग्रेटेड। तो बहुत ही करंट अफेयर्स बेस्ड क्वेश्चन है और इसको पीएम मोदी जी ने शायद इनॉग्रेट कराया था, हाँ। और ये पुराना क्वेश्चन भी है, देख रहे हो, अगस्त 2020 का क्वेश्चन है। तो ठीक है, पूछ लिया बीपीएससी ने, बीपीएससी कभी कभी ऐसा करता है। द मीटर दैट इज यूज टू मेजर द डिस्टेंस, कि क्या डिस्टेंस हुआ है मूव बाय द व्हीकल, कि कौन सा डिस्टेंस चला है व्हीकल, तो दैट इज मेजर्ड बाय ओडोमीटर, ठीक है। तो डिस्टेंस की बात कर रहे हैं अगर हम, ठीक है, तो डिस्टेंस मेजर कर तो ओडोमीटर मेजर्स द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ व्हीकल। तो एक तो हो गया स्पीडोमीटर की, गाड़ी की क्या स्पीड है, और ओडोमीटर जो वहाँ पे होता है ना कि कितना चला है, 5,000 चल गया। जब हम लोग मान लो कि सेकंड हैंड गाड़ी लेने जाते हैं तो देखते हैं कि भाई कितना गाड़ी चला है, 3,000, 30,000, 40,000, 50,000। जैसे जैसे टोयोटा की गाड़ी जो आती है इनोवा, वो फेमस है कि वो 1-1 लाख किलोमीटर चलती है, ठीक है। तो वो कैसे पता चलेगा, दैट इज बिकॉज ऑफ द ओडोमीटर। तो ओडोमीटर रिकॉर्ड करता है कि गाड़ी कितना चली है, ठीक है, अपने लाइफ साइकिल में गाड़ी कितना चली। उसके बाद एक आता है क्रोनोमीटर, ठीक है। क्रोनोमीटर क्या है कि जब आपको बहुत ही प्रिसाइज टाइम कीपिंग करना है, ठीक है, वेरी प्रिसाइज टाइम कीपिंग इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। जहाँ पे इसको हिस्टोरिकली लोग यूज करते थे फॉर नेविगेशन एट सी, अलाउइंग सेलर्स टू एक्यूरेटली डिटरमाइन द लॉन्गिट्यूड। तो लॉन्गिट्यूड को कि कितना कितना दूर है, कितना पास है, ठीक है, तो ये डिटरमाइन करने के लिए क्रोनोमीटर का यूज करते थे लोग यहाँ हिस्टोरिकली। अभी भी यूज होता है, जहाँ पे आपको बहुत प्रिसाइज टाइमिंग जानना है वहां पर होता है, रिसर्च वगैरह में यूज होता है। फिर एम्प मीटर क्या होता है, तो मेजर्स द करंट इन अ सर्किट, एक सर्किट में कितना करंट आ रहा है, तो मेजर्स द करंट इन द सर्किट। और स्पीडोमीटर हमने बात किया कि मेजर्स द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट दैट मूव्स। तो हमने सिर्फ ये नहीं देखा कि क्या आंसर है, हमने ये भी देखा कि बाकी जो ऑप्शंस है, चारों ऑप्शंस, उसके क्या मतलब होते हैं, ऑडोमीटर, क्रोनोमीटर, एम्प मीटर, स्पीडोमीटर, ठीक है। तो ये सब आपको एनालाइज करते हुए चलना है। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन एबॉलिश द 2 सीट्स दैट वे आर रिजर्व फॉर द एंग्लो इंडियन कम्युनिटी।
तो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के लिए 2 सीट्स रिजर्व किए गए थे। अब वो सीट को हटा दिया गया। तो आपको पता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में अगर सीट से कुछ बढ़ाना है या घटाना है तो हमें क्या करना होगा, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करना पड़ेगा अंडर आर्टिकल 368। ठीक है बाबू, तो ये चीज़ आपको याद रख लेना है कि किस आर्टिकल के तहत ही अमेंडमेंट हो सकता है, तो आर्टिकल 368। ठीक है, आर्टिकल 368 के तहत ही अमेंडमेंट हो पाएगा। ठीक है, अब हम लोग कभी आने वाले लेक्चर्स में ये भी देखेंगे कि कितने तरह के अमेंडमेंट्स होते हैं। कोई सिंपल मेजोरिटी होता है, स्पेशल मेजोरिटी होता है, कि स्पेशल मेजोरिटी विद द रेटिफिकेशन ऑफ द हाफ ऑफ द स्टेट्स। ठीक है, तो इन सब चीज बातों को हम लोग ध्यान करेंगे। डोंट वरी, जिसको नहीं आता है अपन सिखाएंगे। आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है। ठीक, तो 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से ये जो दो सीट था इनको एबॉलिश कर दिया गया था। किस डेट में? जनवरी 2020 में। ठीक है, ओके। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन था ये। तो एग्जाम में तो ये क्वेश्चन मेरे से नहीं बना था भाई। ठीक है, पता नहीं आप लोग से बना था कि नहीं बना था। आप लोग सो तो नहीं रहे हो भाई? सोना नहीं है, ठीक है, लोरी नहीं सुना रहे हो। बहुत इंपॉर्टेंट बात चल रहा है जो कि 71st बीपीएससी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, तो इसमें देखो क्या है भाई कि आप 16 को ऐड करो और 15 को ऐड करो, कितना आएगा? 31, है ना भाई? दिल बन जा रहा है। ठीक है, तो 31। उसी तरह से देखो 21 को और 10 को ऐड करो तो कितना आ रहा है? 31। मतलब ये दोनों कितना आ रहा है? 31। उसी तरह से इसको ऐड करो तो कितना आएगा? 20। और इन दोनों को ऐड करोगे तो कितना आएगा? 20। मतलब क्या है कि ये साइड वाला है, वही साइड वाला आना चाहिए। तो इन दोनों को ऐड करोगे कितना आएगा? 36। ठीक है, तो 36 में से माइनस कर देंगे 14 तो आ जाएगा 22। ठीक है, तो आंसर जो है इसका बाबू ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, ओके। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट इज एन आर्टिफिशियल पोर्ट? तो इनमें से कौन सा एक आर्टिफिशियल पोर्ट है? ठीक है, तो हम लोग देख लेते हैं कि कौन सा है। तो भाई इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। क्यों? क्योंकि चेन्नई इज द ओल्डेस्ट आर्टिफिशियल पोर्ट। ठीक है, और ये देखो मैंने कर लिया क्या, रेफर टू द बैक पेजेस #1। ये क्या है भाई? ये है भाई कि आपको जब ये पीडीएफ मिलेगी, ठीक है, तो बिल्कुल पीछे चले जाना है, बिल्कुल पीछे चले जाना है। ठीक है, जहाँ पे क्वेश्चंस खत्म होंगे। ठीक है, ये देख यहाँ पर मैंने सारे पोर्ट्स को ऐड कर दिया है। जैसे जैसे देख, दीनदयाल पोर्ट जिसको हम लोग बोलते हैं कांडला पोर्ट, कहाँ पे है? गुजरात में है। किस कोस्ट में? तो वेस्टर्न कोस्ट में। एंड इट इज द लार्जेस्ट बाई कार्गो व्हीकल, कार्गो वॉल्यूम। ठीक है, और ये टाइडल पोर्ट है। तो इस तरह से पूछ सकता है। आज पूछ रहा है कि कौन सा आर्टिफिशियल पोर्ट है, कल को पूछ देगा विच इज द लार्जेस्ट कार्गो वॉल्यूम, लार्जेस्ट पोर्ट बाई वॉल्यूम। ठीक है, या फिर टाइडल पोर्ट कौन सा है, तो कांडला पोर्ट है। कांडला ही पोर्ट को दीनदयाल कहते हैं। मुंबई पोर्ट, ठीक है, ये देखो दिस इज ऑल्सो लार्जेस्ट नेचुरल पोर्ट। फिर जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, इट इज द लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट, इट इज ऑल्सो एन आर्टिफिशियल पोर्ट, इट इज ऑल्सो एन आर्टिफिशियल पोर्ट। फिर वधावन पोर्ट, दिस इज अपकमिंग पोर्ट एंड दिस इज द 13th मेजर पोर्ट। तो इंडिया में कितने मेजर पोर्ट्स है? तो 13 मेजर पोर्ट्स है। एंड इट इज बेस्ड ऑन लैंडलॉर्ड मॉडल। लैंडलॉर्ड मॉडल क्या होता है बाबू? कि लैंडलॉर्ड मॉडल मतलब ये है कि जो जमीन है वो सरकार की है, बट जो एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट है या फिर जो डे टू डे देख रेख ऑपरेशन है, एडमिनिस्ट्रेशन या फिर ऑपरेशन ऑफ द पोर्ट जो है वो किसी प्राइवेट कंपनी को लेट आउट कर दिया गया है। तो दैट इज लैंडलॉर्ड मॉडल। फिर देखो मार्मुगांव पोर्ट क्या है? तो मार्मुगांव पोर्ट जो है गोवा में है। ठीक है, ये चीज़ सबसे पहले याद करो कि मार्मुगांव पोर्ट कहाँ है? गोवा में। क्या एक्सपोर्ट करता है? तो आयरन ओर एक्सपोर्ट करता है। ठीक है, फिर देखो यहाँ पे मैंने बता दिया है, और भी जितना है सबके बारे में बता दिया है। ठीक है, फिर देखो न्यू मैंगलोर पोर्ट कहाँ पे है? कर्नाटक में। फिर पोची पोर्ट कहाँ है? फिर देखो ये चेन्नई पोर्ट है ना, लिखा हुआ है ना, ओल्डेस्ट आर्टिफिशियल हार्बर। ठीक है, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप सिर्फ एक ऑप्शन को एक्सप्लोर ना करो, बाकी जितने भी ऑप्शन है उनको भी एक्सप्लोर करो। इसीलिए मेरे को थोड़ा टाइम लग रहा है, बट बिलीव मी आई विल बी गिविंग यू द मोस्ट इलाबरेट एंड कॉम्प्रिहेंसिव एंड हॉलिस्टिक वन। ठीक है, अगर आपने इसको एनालिसिस कर लिया तो इसके बाद कोई प्रीवियस ईयर से कोई एनालिसिस करने की ज़रूरत नहीं। फिर इन्नोर देखते हैं, तो इन्नोर ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, PYQ में भी आया था, यूपीएससी में भी, कि दिस इज द फर्स्ट
कॉर्पोरेटाइज्ड पोर्ट, फर्स्ट कॉर्पोरेटाइज्ड पोर्ट, ठीक है। फिर टूटीकोरिन तमिलनाडु में है, फिर विशाखापट्टनम में है। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, गेटवे पोर्ट नेपाल कार्गो, तो मतलब यहाँ विशाखापट्टनम में उतरने के बाद नेपाल को जा पाए पाको, ठीक है। तो दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। फिर पैरादीप पोर्ट से भी हम लोग जापान को एक्सपोर्ट करते हैं। एंड देखो लास्ट वाला जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कलकत्ता पोर्ट, जिसको हम लोग बोलते हैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट। एंड यहाँ ये ओनली रिवराइन पोर्ट है, इसका तो 13 पोर्ट में से यही एकमात्र ओनली रिवराइन पोर्ट है, और इसमें ट्विन डॉक है, ठीक है। डॉकयार्ड जो है इसमें 2 है, एक कलकत्ता में है और एक हल्दिया में, ठीक है। सो दैट इज वाई आई एम सेइंग रिपीटेटिवली कि भैया आपको सिर्फ एनालिसिस नहीं करना है, आपको थोड़ा अच्छा से एनालिसिस करना है, ताकि आप चीज़ों को लंबे समय तक याद कर सको, ताकि जो प्रीवियस ईयर आया है अगर उससे मिलता जुलता क्वेश्चन आ रहा है तो भी आप उसको बना सकते हो, ठीक है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन अप्रैल 2024 हाउ मेनी मेंबर्स ऑफ द यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल आइदर रिजेक्टेड और एब्सटेंड फ्रॉम वोटिंग फॉर द प्रपोजल टू अलाउ पैलेस्टीन टू बिकम अ फुल मेंबर ऑफ यूएन। तो इसका आंसर होगा 3। आपको पता है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में कितने मेंबर होते हैं, 15 मेंबर होते हैं, 5 प्रेजेंट परमानेंट होते हैं और 10 नॉन परमानेंट होते हैं। तो इसमें जो बोल रहा है कि कौन कौन रिजेक्ट भी कर दिया और कौन कौन एब्सटेन कर दिया, दोनों का सम बताइए। तो देखो यूएसए ने ब्लैटेंटली रिजेक्ट कर दिया, आपको भी पता है क्यों, कि इजराइल यूएसए भाई भाई, और यूके एंड स्विट्जरलैंड ने एब्सटेन कर दिया था। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी जनरल कौन है, एंटोनियो गुटेरेस। तो टोटल मेंबर कितने हो गए, 1 + 2 दैट इज 3, तो ऑप्शन इज 3। सो होप सो आपको मजा आया होगा। सेशंस को छोटा ही रखेंगे अपन, ठीक है, एक बार में 10-10 क्वेश्चन करेंगे ताकि आपको याद रहे, और जी छोटा रहेगा तो भाई आप जल्दी जल्दी देख पाओगे। खा रहे हो वीडियो लगा के देख लो 10 मिनट, ठीक है, फिर दोबारा खाने में बैठे हो फिर दूसरा वीडियो लगा के 10 मिनट देख लो, कहीं जा रहा हूँ बस में फिर तीसरा वीडियो लगा के देख लो, ठीक है। छोटे छोटे स्पैन में देखोगे तो लंबे समय तक याद रहेगा। दैट इज द ओनली पॉइंट कि मैं छोटे छोटे वीडियो की बनाऊंगा।